ये है बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर। अब ध्यान से देखिए कि ये प्रश्न किस किताब से आया हुआ है। साथ ही मैंने उस किताब का फ़ोटो भी लगाया है ताकि आप समझ सकें कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू से देखते हैं कि कौन से प्रश्न कहाँ से किस किताब से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 48 नंबर, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्न में से किसके कारण होती है। तो हम इसका जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसका आंसर जो है वो एक मैं दिखा देती हूँ फिर से। यहाँ लिख रहा है कि वातावरणीय परावर्तन, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने देखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। तो यहाँ वातावरणीय अपवर्तन, तो क्या वातावरणीय अपवर्तन के कारण प्रकाश का तारा टिमटिमाता है? तो जी बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब निश्चित रूप से क्या होगा। मतलब इसकी प्रकृति के बारे में पूछ रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो कैसा होगा। तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस किताब से पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये किस किताब से पूछा गया है, किस किताब की ये पेज है। तो ये मैं आपको लास्ट में मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक सेकेंड, कि ये आप देख सकते हो ये एक टेबल है। इसमें पहले वस्तु की स्थिति कैसी होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, और प्रतिबिंब की प्रक्रिया भी लिखा हुआ है, उल्टा व वास्तविक। तो यहाँ से आप इसको कवर कर लोगे तो अवतल दर्पण से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए इसको आप ज़रूर से देख लेना, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से है। आप सभी को क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और फिर इसके आंसर पे डिस्कशन करेंगे। ये देखिए गाइज, ये लूसेंट का पेज है। मैं पहले ही बता देती हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया। मैं बुक लास्ट में सबका बता दूंगी कि मैंने किस किस किताब से ये सब पेज का फ़ोटो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे डीएनए का कार्य, यह सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है और यह जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन और कहाँ से पूछा गया है, किस किताब से पूछा गया है, ताकि टीआरई 4 वाले अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सके, उनको पता चल सके कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 56 नंबर की। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से होता है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से होता है, यानी कि प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि ये जो है वो कॉमन सेंस की बात है। संक्रामक रोग हम सभी को पता है, ये जो संक्रामक रोग है, ऑप्शन बी संक्रामक रोग। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई रोग पहुंचता है तो उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। और जन्मजात बीमारी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो और कोई इसका ऑप्शन नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बी और सी तो नहीं ही होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुजन्य बीमारी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये मुझे लगता है सभी लोग कर ही चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। गाइज आप ये क्वेश्चन पहले देख लो अच्छे से कि क्या है क्वेश्चन। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। ऑप्शन देख लो, फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप जब इसका आंसर देखोगे कि ये कहाँ से पूछा गया था, आंसर नहीं सॉरी, ये कहाँ से पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो। प्रदूषकों को जड़ व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है। फाइटो निष्कर्षण, सॉरी ये मैंने कुछ और बता दिया है। नहीं सही है,
कुछ तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पेड़ पौधों में जो है वो प्रदूषण से पेड़ पौधे का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो जड़ होता है और पत्तियाँ होता है। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पत्तियाँ, जड़ नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है वो हम ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पत्तियों पर हो जाएगा कि वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है वो पत्तियों पर पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो भूगोल से है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन एक बार देख रहे हो, मंगल, बृहस्पति, शनि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी सात संग्रह से पूछा गया है। मैं लास्ट में सब कुछ बता दूंगी कि कौन सी किताब से क्या पूछा गया है। तो आप देख सकते हो घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम इसी के नीचे दिया हुआ है। पहले तो ये दिया है और इसी के नीचे दिया है कि आंतरिक या पार्थिक ग्रह कौन कौन सा है। एक सेकेंड। और जो है वो बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बृहत ग्रह कौन कौन सा है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बृहत ग्रह, तो आप देख सकते हो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि बृहत ग्रह कौन सा नहीं है। तो बृहस्पति तो है, बृहस्पति तो बृहत ग्रह है, शनि भी है, तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्या नहीं है, तो मंगल नहीं है, इसलिए मंगल जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह है। तो चलिए आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। गाइस ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी गलत किया होगा। खुदीराम बोस, ये किसको नहीं पता होगा, तो इसका हम डिस्कशन नहीं करते हैं, ये आपको आसानी से किसी भी किताब में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का है और गाइज मैं आपको बता दूं कि एक ही किताब से 45+ क्वेश्चन पूछा गया है। मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा दूंगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। 98 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ओके, हमने क्वेश्चन देख लिया, हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। नारायण राव, सिंधु और कान्हू, देजी नारायण। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका कि ये किस किताब से पूछा गया है। तो देख सकते हो आप गाइज, कोल विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत ने। अब हम खोजेंगे कि क्या इस ऑप्शन में बुद्धो भगत है। तो हम देख पा रहे हैं कि नारायण राव है, सिंधु और कान्हू है, देजी नारायण है और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में है। और ये क्वेश्चन जिनसे मैंने लिया है उन्होंने सिंधु और कान्हू लगाया था, जो कि गलत है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था, कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत ने किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। इसमें नहीं लिखा है मैंने, तो इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। सभी को पता है कि कुंवर सिंह कौन है, जगदीशपुर, बिहार जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका देहांत कब हुआ था। तो हम देखेंगे कि इसका देहांत जो है वो 1858 ईस्वी में हुआ था, 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ था। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो दोस्तों ये जो है वो ना लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, मैं लास्ट में सबका किताब का स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी। सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, फ्रंट कवर पेज। तो आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, कि 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। और ये जो है वो BPSC प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है 9 मई 1858 ईस्वी को। गाइज ये तो है कि हाँ किस किताब से पूछा गया था। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये लाऊंगी कि BPSC पूर्वावलोकन एक किताब है, उससे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यकीन करो गाइज 30+ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। ओके,
हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। इसके आंसर पे आते हैं। ये देखो गाइस, ये भी थोड़ा जो है वो ना घुमा के पूछा गया था। देखोगे कि आमीटर, ये मैंने चिन्ह लगा है, इससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता को मापते हैं। ओके, और यहाँ देखो एक है गैल्वेनोमीटर, इससे हम विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। ये दो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ो पहले। ध्वनि की मापन, यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं लिख रहा है कि क्या चीज़ का मापन, मतलब सिर्फ ध्वनि के मापन के लिए जो चीज़ यूज होता है उसके बारे में पूछ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ये मैंने जो है वो, इसका मैं आपको डिटेल्स बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने गलत ये लगा दिया है। आगे देखते हैं, चलिए इसको लास्ट में क्लियर कर लेंगे। आगे देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है। यस गाइज, मैं समझ गई। ये जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो जो मैं बता रही थी कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा की प्रबलता को देखते हैं, मापते हैं। और आमीटर से हम क्या करते हैं, तो आमीटर से हम विद्युत धारा की तीव्रता को मापते हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे पूछा नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक कुछ लिखा नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, यहाँ आप देख सकते हो आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। ओके गाइस, ये थे क्वेश्चन आज के। और नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको क्या बोलते हैं, सॉरी, हिस्ट्री मतलब एसएसटी से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं दिखाऊंगी, और फिर करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस बुक से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या हम कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो करें या फिर ऑनलाइन किसी के वीडियोस देखें, किसी के चैनल से वीडियोस देखें, इस पर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।